हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर के चलते हैं एनायनिक पॉलीमराइजेशन। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन we have done, cationic polymerization we have done, and today we are going to discuss about the anionic polymerization. Like the first two polymerization mechanism, anionic polymerization also complete in three steps. First is the initiation step, second is the propagation, and third is the termination. So we will start from the initiation step. In anionic polymerization, there are two types of initiation reactions. First, direct attack of base और strong anion. दो तरह से यहां इनिशिएशन रिएक्शन हो सकती है। पहली वो जिसमें देयर इज डायरेक्ट अटैक बाय स्ट्रॉन्ग anion और बेस, एंड सेकंड इज बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर क्या होगा, सिंपली इनिशिएशन स्टेप में इनिशिएटर क्या होगा, तो यहां इनिशिएटर आपके पास ऐसी स्पीसीज होगी जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगी, यानी यहां पर इनिशिएटर होंगे न्यूक्लियोफाइल। यहां देखिए सिंपली क्या होगा इनिशिएशन स्टेप में, जैसे कल आपने कैटायनिक स्टेप में पढ़ा था कि अटैक कौन कर रहा था, इलेक्ट्रोफाइल। आज कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। आज न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा मोनोमर पे। ये मोनोमर है कोई, इसके ऊपर अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल। अब यहां न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां आएंगे इस कार्बन पे, जिसकी वजह से इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और मैं यहां कहूं तो आप ये कह सकते हैं कि ये वाली स्पीसीज यहां बनेगी, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। एंड न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करते हैं, जहां मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पे कम है तो न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं यहां अटैक हो गया और न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहां हो जाएगा, ये हम इसमें कह सकते हैं। अब देखिए न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के बावजूद जो आपके पास स्पीसीज बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी कार्ब एनायन। न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो गया और न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करके यहां पर क्या बना दिया, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करके यहां जो स्पीसीज बनाई है ये न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, और यहां जो स्पीसीज बनी है वो क्या बन गई, कार्ब एनायन। ये यहां पर एनायन बन जाएगा। अब देखिए यहां पर कार्ब एनायन बना है, कल आपने पढ़ा था यहां पर कार्बोकैटायन बना था। तो अब ये जो यहां पर सब्स्टिट्यूएंट लगा है, जी से मैं यहां सब्स्टिट्यूएंट दिखा रहा हूं, तो अब आप जान गए होंगे कि ये सब्स्टिट्यूएंट किस नेचर का होना चाहिए। ये सब्स्टिट्यूएंट ऐसा होना चाहिए जो इस कार्बन को, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज कर दे, क्योंकि चार्ज डिक्रीज होगा तो इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। और नेगेटिव चार्ज को कौन डिक्रीज कर सकता है, जो इसको इलेक्ट्रॉन दे या इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर ले। ऑब्वियसली जो इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर ले, तो यहां पर जो ग्रुप होगा इसका नेचर कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। दिस G should be इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, -I से करें या -R से करें, -R -M भी कहते हैं, हल्का सा ही फर्क होता है इनमें। तो यहां पर ये -I या -R से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करे, इलेक्ट्रॉन को अगर विड्रॉ करेगा यहां से, तो यहां कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, यानी कार्बन का जो नेगेटिव चार्ज है वो डिमिनिश हो जाएगा और इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां पर जो मोनोमर होंगे, कल आपने पढ़ा था, तो मोनोमर कैसे थे, जिनमें सब्स्टिट्यूएंट कैसा था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो यहां कैसा होगा एनायनिक पॉलीमराइजेशन में, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो कौन से मोनोमर दिखाएंगे इसको वो मोनोमर दिखाएंगे जिनमें यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। तो देखिए फर्स्ट इनिशिएशन स्टेप में हमने बताया कि इनिशिएशन रिएक्शंस दो तरह से हो सकती है। फर्स्ट डायरेक्ट अटैक बाय बेस और स्ट्रॉन्ग एनायन, एंड सेकंड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। किसके ऊपर, मोनोमर के ऊपर। और मोनोमर यहां कैसे होंगे, पहले हम जिक्र करते हैं। यहां पर दो स्पीसीज आपने यूज की है, एक तो आप यहां पर यूज करें इनिशिएटर्स, और सेकंड हम यहां पर लेके चलेंगे मोनोमर्स। इन दोनों के बारे में हम जिक्र करें कि कौन कैसा होगा। तो फर्स्ट हम लेते हैं मोनोमर्स। यहां मोनोमर्स कैसे होंगे इनिशिएशन स्टेप में, अगर एनायनिक पॉलीमराइजेशन है तो उसको कौन से पॉलीमर दिखाएंगे, जिनके मोनोमर्स में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, यानी विनाइल मोनोमर होंगे
विद इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जैसे कौन से हो सकते हैं, ये वाला ग्रुप लगा हो, यहां जो G है इसकी जगह ये वाला ग्रुप में लगा दो, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये वाला ग्रुप लगाओ, सपोज Cl में यहां पर लगा दो, ये ग्रुप है आपके पास, सपोज ये वाला ग्रुप आपके पास लगाओ, ये भी कैसा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो यहां इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, ये वाला स्ट्रक्चर होना चाहिए मोनोमर का इस टाइप से, और G यहां पर क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि इनिशिएशन स्टेप में जो स्पीसीज बनेगी वो कार्बेनायन बनेगा, और कार्बेनायन को स्टेबलाइज कौन करेंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप उसको स्टेबलाइज करेंगे। ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग हो जाए C6H5। देखिए अगर यहां G की जगह इसको आप लगा देंगे Cn को, तो ये क्या बन जाएगा, अक्राइलोनाइट्रिल, इसको लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये स्टायरिन। मैंने कल भी बताया था स्टायरिन कैटायनिक भी दिखाएगा और एनायनिक भी दिखाएगा, यानी आयनिक पॉलीमराइजेशन दोनों तरह की ये शो करता है स्टायरिन। तो ये तो मोनोमर का जिक्र हो गया कि यहां पर हम मोनोमर कैसे यूज करेंगे। विनाइल मोनोमर यूज करेंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा, वो मोनोमर इसको शो करेंगे। जितनी जो ग्रुप यहां लगेगा, जितनी उसकी इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करने की पावर ज्यादा होगी, उतना ये कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबलाइज होगा। अब जिक्र करते हैं इनिशिएटर का। इनिशिएटर यहां पर क्या यूज करते हैं, रिएक्शन को जो इनिशिएट करेंगे, जिनको आप न्यूक्लियोफाइल कह रहे हैं, वो क्या हो सकते हैं, वो यहां पर हो सकते हैं बेस और यू कैन से स्ट्रॉन्ग एनायन, और दूसरे ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं। तो यहां पर आप यूज कर सकते हैं रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए, इसमें हम बेस का यूज कर सकते हैं। बेस कौन से हो सकते हैं, यहां पे बेस आप यूज कर सकते हो मेटल अमाइड, मेटल अमाइड आप यहां पर यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये MnS2 मैंने जनरली लिखा है, जैसे आपके पास सोडियम अमाइड हो गया, ये आपने यूज किया, पोटेशियम अमाइड हो गया, ये यूज किया, लिथियम अमाइड आपने यूज किया, Na पॉजिटिव NH2 नेगेटिव, K पॉजिटिव NH2 नेगेटिव, Li पॉजिटिव NH2 नेगेटिव, ये आप इसमें यूज कर सकते हो। मेटल अमाइड आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं, और इसमें क्या यूज कर सकते हैं आप, एल्कोक्साइड यूज कर सकते हैं आप इसके अंदर, हाइड्रोक्साइड आप यूज कर सकते हैं, साइनाइड आप यूज कर सकते हैं इसके अंदर, और क्या यूज कर सकते हैं आप, फॉस्फीन्स यूज कर सकते हैं, फॉस्फीन्स यूज कर सकते हैं, अमीन यूज कर सकते हैं, अमीन यूज कर सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी अमीन आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। और दूसरा इसके अंदर आप ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड भी यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बहुत ही वर्सेटाइल आपने सुना होगा रिएजेंट, दैट इज ग्रीगनार्ड रिएजेंट RMGX, ये भी यूज कर सकते हैं आप इसके अंदर। कैसे कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, एंड यू नो दैट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स आर द गुड सोर्स फॉर कार्बेनाइन। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बहुत बढ़िया सोर्स है कार्बेनाइन के, और ध्यान रहे जो कार्बेनाइन होते हैं, जो कार्बेनाइन होंगे वो क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल। कार्बेनाइन न्यूक्लियोफाइल ही होते हैं, एंड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स आर गुड सोर्स फॉर कार्बेनाइन। तो ये हो सकते हैं RMGX, यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले सकते हैं आप, यहाँ पे आप N लिथियम ब्यूटाइल लिथियम ले सकते हैं, C4H9Li, ये आप ले सकते हैं। तो यहां पर इनिशिएटर क्या हो सकते हैं, इनिशिएटर आप यूज कर सकते हैं यहां पर बेस और स्ट्रॉन्ग एनायन, मेटल अमाइड हो सकते हैं, एल्कोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, साइनाइड, या आप ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ले सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX या N ब्यूटाइल लिथियम, ये आप यहां पर एज ए इनिशिएटर यूज कर सकते हैं। और दूसरे हमने जो बताया यहां पर दूसरा इनिशिएटर कौन सा होगा, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे, तो वो इनिशिएटर कौन से होंगे जिनसे इलेक्ट्रॉन को हम डराइव कर सके। तो इलेक्ट्रॉन को ड्राइव किससे कर सकते हैं, वो हम ले सकते हैं यहाँ पे अल्कली मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम, ये ले सकते हैं हम। इनिशिएटर मैंने यहाँ दो तरह के बताए, एक तो वो जो खुद जाकर के डायरेक्ट अटैक कर देंगे मोनोमर के ऊपर, वो आपके पास ये हो सकते हैं। एक वो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कौन करेंगे, अल्कली मेटल करेंगे, सोडियम पोटेशियम ये हैं, ये ट्रांसफर करेंगे। अब कौन सा इनिशिएटर हम यहां यूज करें, यानी कौन सा इनिशिएटर किस मोनोमर के लिए यूज करेंगे, ये बेसिकली डिपेंड करता है मोनोमर के लिए ही। कैसे डिपेंड करता है, ये देखिए फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मोनोमर इस तरह का है,
जिसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। अगर मोनोमर ऐसा है कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वीक है, एज इन केस ऑफ स्टायरिन, स्टायरिन के केस में आप कह सकते हो, और आप ब्यूटा 1,3 डाइन के केस में कह सकते हो, ब्यूटा 1,3 डाइन इसके केस में कह सकते हो। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मोनोमर में ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो हमें रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए ये स्ट्रांग लेना पड़ेगा। तो यहां हम स्ट्रांग बेस यूज करेंगे। इनमें हम यूज क्या करेंगे, यहां हम यूज करेंगे अमाइड, या हम यूज करेंगे यहां कार्ब एनायन, ये यूज करेंगे हम यहां पर। अगर आपके पास मोनोमर ऐसा है कि उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वीक है, उसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी कम है, तो यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल यूज करेंगे यानी जो बेस यूज करेंगे वो स्ट्रॉन्ग करेंगे, जैसे अमाइड या आर नेगेटिव दैट इज कार्ब एनायन, इनको हम यूज करके चलेंगे यहां पर। और अगर आपके पास मोनोमर ऐसा है जिसके पास स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लाइक दिस, ये वाला आपके पास है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, या ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर मोनोमर के पास ऐसा मोनोमर है जिसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्ट्रॉन्ग है लाइक दिस, तो उस केस में हम बेस जो है वो वीक वाला भी यूज कर सकते हैं इनके कंपेरेटिवली। तो वहां पर हम ये यूज कर सकते हैं एल्कोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, इनको हम यूज कर सकते हैं वहां पर इनिशिएशन स्टेप को कैरी आउट करवाने के लिए। तो आपको कौन सा इनिशिएटर यूज करना वो डिपेंड करता है मोनोमर के नेचर पे, कि मोनोमर में जो ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है इसका नेचर कैसा है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो है ही, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर वीक होगा तो ये स्ट्रॉन्ग यूज करेंगे, और अगर ये स्ट्रॉन्ग होगा तो ये वीक यूज कर लेंगे हम। यही है, ये इनमें हम यूज करके चलेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द इनिशिएशन स्टेप। तो इनिशिएशन स्टेप में क्या जनरेट हो जाएगा आपके पास, इनिशिएशन स्टेप में आपके पास बन गया कार्ब एनायन। अब प्रोपगेशन स्टेप में क्या होगा, प्रोपगेशन स्टेप में आपको पता है कि कार्ब एनायन जो होगा वो चेन को क्या करेगा, प्रोपगेट करेगा। कैसे प्रोपगेट करेगा, वेरी सिंपल, जैसा आपने कल पढ़ा था बिल्कुल उसी तरह। ये आपके पास आ गया CH नेगेटिव G, और ये आपके पास यहां पर मोनोमर, मोनोमर आपने क्या लिया CH2 डबल बॉन्ड CH G, यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो बिल्कुल उसी तरह यहां पर, अब यहां न्यूक्लियोफाइल था, यहां न्यूक्लियोफाइल का काम कौन करेगा, ये स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल का काम करेगी और फिर से इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाएगा। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर के जाएंगे और इसका अटैक यहां हो जाएगा, राइट। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां क्यों नहीं आए, अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव करके इस कार्बन पे आएंगे तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और भी पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज कर देगा, और यहां जो नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जो आएगा उसको और भी इंक्रीज करेगा। दूसरा, अगर यहां अटैक कर भी दिया तो ये जो कार्ब एनायन बनेगा, देखिए ये कह रहे हैं हम कि अगर ये वाली कहानी हो जाए, ये कहानी अगर हो जाए, इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां आ जाए, तो यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव आ गया, यहां कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दे तो आपके पास ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन अब इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से दूर हो जाएगा और ये इसको स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा। तो स्पीसीज कौन सी बनेगी, तो ज्यादा स्टेबल, और ज्यादा स्टेबल कौन सी होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्लोज हो। इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे, आपको पता है इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे, लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। तो यहां पर ये अटैक करेगा, कौन सी स्पीसीज यहां पर बन जाएगी आपके पास, ये आ गया NuCH2 CHZ CH2 CH नेगेटिव Z, ये आ जाएगा। और इसी तरह अगर मैं कहूं कि इसमें मोनोमर ऐड होते चले गए, बहुत सारे मोनोमर ऐड होते चले जाएंगे, तो आपके पास यहां पर कौन सी चेन आ जाएगी, पॉलीमेरिक चेन आ जाएगी, एक्टिव चेन आ जाएगी। एक्टिव चेन क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि उसके एंड पे क्या होगा, रिएक्टिव इंटरमीडिएट होगा, कार्ब एनायन होगा। ये जो मैं एरो से दिखा रहा हूं इसका मतलब बहुत सारे मोनोमर इसी तरह ऐड होते चले जाएंगे ग्रोविंग चेन के एंड पे, इसी मैकेनिज्म के थ्रू, और अल्टीमेटली आपके पास एक ग्रोविंग चेन आ जाएगी, एक्टिव चेन, जिसके एंड पे क्या होगा, जिसके एंड पे प्रेजेंट होगा कार्ब एनायन।
तो यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि यहां पर ये देखिए अपने आप को बार बार कौन सा ग्रुप रिपीट कर रहा है, यहां पर ये वाला जो है ये रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट है जो अपने आप को बार बार रिपीट कर रही है। इसको यहां मैंने एन लिख दिया, एन का मतलब वेरी लार्ज नंबर, ये वाली यूनिट इसमें, क्योंकि बहुत सारे मोनोमर जुड़ते चलेंगे और आपके पास ये वाली यहां पर पॉलीमेरिक चेन बनेगी, एक्टिव चेन, जिसके एंड पे क्या होगा, रिएक्टिव इंटरमीडिएट होगा, और वो क्या होगा यहां पर, कार्ब एनायन। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोपगेशन स्टेप। अब हम लेके चलते हैं इसमें टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होगा वो देखिए, थर्ड स्टेप हम लेके चलते हैं टर्मिनेशन। इन केस ऑफ anionic polymerization, they don't follow formal termination pathway. Anionic polymerization don't follow formal termination pathway. जैसे हम ये कह दे कि हमने ऑब्जर्व किया था फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में कि दो फ्री रेडिकल मिल गए थे और चेन टर्मिनेट हो गई थी, यानी बाइमोलिक्यूलर टर्मिनेशन यू कैन से। यहां पर न तो बाइमोलिक्यूलर टर्मिनेशन होगा, न यहां सॉल्वेंट से प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, न दूसरी स्पीसीज से प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं यहां पर, देखिए सिंपल सी बात है, ज्यादातर जो पॉलीमर एनायनिक पॉलीमराइजेशन से बनेंगे, ध्यान से सुनिएगा, ज्यादातर जो एनायनिक पॉलीमर हैं जो एनायनिक पॉलीमराइजेशन से बनेंगे, तो एनायनिक पॉलीमराइजेशन जो है वो कैरी आउट की जाती है इनर्ट एटमॉस्फेयर में, और जो रिएजेंट यूज किए जाते हैं मोनोमर एटसेट्रा वो बहुत ही प्योर फॉर्म में लिए जाते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि इंप्यूरिटीज नहीं है, और अगर इंप्यूरिटीज नहीं है तो चेन टर्मिनेट होने के चांसेस कम हैं। तो इसका मतलब दूसरी लैंग्वेज में ये भी कह सकता हूं, एनायनिक पॉलीमराइजेशन डोंट शो टर्मिनेशन इजीली, सो एनायनिक पॉलीमराइजेशन इज आल्सो कॉल्ड लिविंग पॉलीमराइजेशन। इसको मैं लिविंग पॉलीमराइजेशन भी कह सकता हूं। लिविंग पॉलीमराइजेशन, एज आई टोल्ड यू, कि लिविंग पॉलीमराइजेशन में क्या होगा, जो पॉलीमेरिक चेन है वो ग्रो करती रहेगी, टर्मिनेट नहीं होगी, उसके एंड पे क्या रहेगा, उसके एंड पे हमेशा जिंदा रहेगा रिएक्टिव इंटरमीडिएट। जैसे इस केस में क्या जिंदा रहेगा, इसमें जिंदा रहेगा कार्ब एनायन, इसलिए इसको बोला गया लिविंग पॉलीमराइजेशन। तो लिविंग पॉलीमराइजेशन शो करेंगे, इनके अंदर इंप्यूरिटीज नहीं है, तो इसका मतलब यहां पर जो टर्मिनेशन स्टेप होगा वो फॉर्मल टर्मिनेशन स्टेप नहीं होगा, इजीली टर्मिनेट नहीं होंगे। इसका मतलब यहां पर हमें हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा मिलेंगे, और यहां पर क्योंकि इनर्ट एटमॉस्फेयर में एनायनिक पॉलीमराइजेशन करवाई जा रही है, जिसकी वजह से जो मोनोमर्स यूज कर रहे हैं, जो रिएजेंट यूज कर रहे हैं वो भी हाईली प्योर यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब चेन टर्मिनेट होने के जो चांसेस होते हैं उनको बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया गया है। सो द एनायनिक पॉलीमराइजेशन इज आल्सो नोन एज लिविंग पॉलीमराइजेशन। तो यहां पर न तो बाइमोलिक्यूलर टर्मिनेशन होगा, न सॉल्वेंट से या किसी दूसरी स्पीसीज से प्रोटॉन ट्रांसफर होगा कि चेन को टर्मिनेट कर दें, लेकिन फिर भी यहां चेन टर्मिनेट कैसे होती है, वही जैसे मैंने बताया कि ट्रेसेस ऑफ इंप्यूरिटीज अगर प्रेजेंट है उससे चेन टर्मिनेट हो जाएगी। अगर ट्रेसेस ऑफ इंप्यूरिटीज भी प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल इफ ट्रेसेस ऑफ वाटर, अल्कोहल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये अगर प्रेजेंट है ट्रेस अमाउंट में भी एज ए इंप्यूरिटीज, तो ये चेन को टर्मिनेट कर देंगे, ये चेन को टर्मिनेट कर देंगे। अब मैंने पहले कहा था कि लिविंग पॉलीमराइजेशन, वहां पे मैंने क्या कहा था कि ये इंप्यूरिटीज नहीं है, लेकिन अगर ट्रेसेस में भी ये प्रेजेंट होंगी तो ये चेन को टर्मिनेट कर देंगे। कैसे टर्मिनेट करेंगे ये देखिए, वाटर और अल्कोहल जो है वो तो क्या करेंगे, प्रोटॉन ट्रांसफर कर देंगे, वो तो प्रोटॉन ट्रांसफर कर देंगे। ये आपके पास ग्रोविंग चेन है, इसको मैं ग्रोविंग चेन लिख रहा हूं। ग्रोविंग चेन के एंड पे आपके पास क्या होगा, ग्रोविंग चेन के एंड पे आपके पास आ जाएगा एनायन, ये एनायन आ जाएगा, और यहां पर काउंटर आयन क्या होगा,
काउंटर आयन क्या होगा, सपोज आप यूज करके चले हैं, स्टार्टिंग में बेस आपने यूज किया है Na पॉजिटिव NH2 नेगेटिव, तो यहां काउंटर आयन क्या होगा, ऑब्वियसली Na पॉजिटिव, ये काउंटर आयन होगा यहां पर। अब अगर यहां ट्रेसेस ऑफ वाटर प्रेजेंट है तो वाटर इसको क्या ट्रांसफर कर देगा, H पॉजिटिव इसको ट्रांसफर कर देगा, और H पॉजिटिव जो है वो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा और यहां पर क्या बना देगा, ये ग्रोविंग चेन थी जिसके एंड पे क्या था, कार्बेनाइन, और अब कार्बेनाइन की अवेलेबिलिटी क्या हो गई, फिनिश, क्योंकि इसने प्रोटॉन दे दिया और प्लस ये क्या आ गया, OH नेगेटिव, ऑब्वियसली OH नेगेटिव के साथ ये काउंटर आयन आ जाएगा, तो चेन टर्मिनेट हो गई। एल्कोहल क्या करेगा, एल्कोहल भी यही काम करेगा, कुछ नहीं, यहां पर H की जगह क्या आ जाएगा, अब की बार एल्कोहल लेंगे तो ये आ जाएगा, निकल क्या जाएगा, यहां हाइड्रोक्साइड निकला था, इस केस में एल्कोक्साइड निकल जाएगा, तो चेन टर्मिनेट हो जाएगी इस केस में भी। ऑक्सीजन के केस में क्या होगा, अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है तो ये देखिए, अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है तो ये आ जाएगा आपके पास, दिस इज ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां आएंगे पाई इलेक्ट्रॉन, और ये कार्बन नेगेटिव इस पे, क्योंकि यहां नेगेटिव चार्ज आ गया, यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहां कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, यहां अटैक कर देगा और स्पीसीज क्या बन जाएगी, ये आ गया आपके पास CH2C, ये ग्रुप इसके पास R जो हमने शो किया, ये Z इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, R है यहां पर, जनरली R को आप ये मत सोचना यहाँ पे अल्काइल है, हाइड्रोजन ले तो हम बेटर रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो इसको हम H ले यहां पर, ये लिया आपने, और यहां इसके साथ आ गया O, और ये आ गया ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। अब इस केस में क्या हुआ है, यहां पर जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज था वो ऑक्सीजन पे आ गया, पर ऑक्सी एनायन बन गया, और पर ऑक्सी एनायन जो है वो इतने रिएक्टिव नहीं है कि ये मोनोमर को ऐड करते चले जाएं, तो यानी चेन क्या हो गई, टर्मिनेट। CO2 के केस में क्या होगा, सेम यही हो जाएगा, CO2 के केस में भी अगर यहां पर आप लेके चलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इंप्यूरिटीज में अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है तो यहां भी यही होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां आएंगे ऑक्सीजन पे, इस पे नेगेटिव चार्ज, यहां क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, इसका अटैक यहां हो गया, तो यहां क्या स्पीसीज बन जाएगी आपके पास, यहां पर ये वाली स्पीसीज आ गई, कार्बन का अटैक ये कार्बन पे हुआ, ये आपके पास डबल बॉन्ड O, और ये आ गया O, और यहां इस पे नेगेटिव चार्ज, कार्बोक्सिल एनायन बन गया। अब यहां भी ये वाला जो एनायन है ये रिएक्टिव नहीं है कि मोनोमर को ऐड कर ले, तो यहां भी चेन क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई। तो देखिए अगर ट्रेसेस ऑफ वाटरी अल्कोहल प्रेजेंट है एज ए इंप्यूरिटीज तो चेन को टर्मिनेट कर देंगे, कैसे टर्मिनेट करेंगे चेन को, प्रोटॉन दे करके, और अगर ऑक्साइड है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है या कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, तभी हमने कहा था कि इनर्ट एटमॉस्फेयर में इनको बनाया जाता है। अगर ये प्रेजेंट है तो ये चेन को कैसे टर्मिनेट करेंगे, ऑक्सीजन पर ऑक्सी एनायन बनाएगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कार्बोक्सिल एनायन बनाएगी, और ये चेन टर्मिनेट हो जाएगी। अब हमने कहा था कि लिविंग पॉलीमराइजेशन दिखाएंगे, लिविंग पॉलीमर होगा, तो लिविंग पॉलीमर का ये मतलब नहीं है कि वो कार्बेनाइन चेन जो है वो सदा ही जिंदा रहेगी, ऐसा नहीं है। आप देखिए उसके अंदर पॉलीमराइजेशन होती गई और इस तरह से क्या होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ कार्बेनाइन इंक्रीज हो जाएगी, और जब कार्बेनाइन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी तो वहां स्पॉन्टेनियस टर्मिनेशन हो जाएगा, वहां स्पॉन्टेनियस टर्मिनेशन हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस टर्मिनेशन कैसा होगा, ये देखिए यहां पर ये ग्लोविंग चेन है, हमने कहा कि ये वाले लिविंग पॉलीमराइजेशन शो करेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा के लिए ही ये जो आपके पास कार्बेनाइन बने हैं लंबी चेन वाले ये जिंदा रहेंगे, ऐसा नहीं है। जब इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो इनके अंदर जो है वो स्पॉन्टेनियस अपने आप ही टर्मिनेशन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो देखिए हाइड्राइड ट्रांसफर से। कल हमने आपको कैटायनिक पॉलीमराइजेशन में बताया था कि अल्फा प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाता है, अल्फा प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाता है, कहां ट्रांसफर हो जाता है, या तो मोनोमर पे या काउंटर आयन पे। यहां क्या होगा, यहां अल्फा हाइड्राइड ट्रांसफर हो जाएगा, किसपे, काउंटर आयन पे। ये देखिए कैसे, ये ग्रोविंग चेन हम यहां पे शो कर रहे हैं, दिस इज नेगेटिव चार्ज, दिस इज H एंड दिस इज Z, ये आ गया यहां पर। और सपोज यहां हमने काउंटर आयन लिया है और ये आपने यहां पे काउंटर आयन लिया Na पॉजिटिव,
Am I right? तो अब यहां पे क्या होगा, ये वाला कार्बन, जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, उसके साथ वाले कार्बन को क्या कहा मैंने, अल्फा कार्बन, यहां से हाइड्राइड ट्रांसफर हो जाएगा। हाइड्राइड बोल रहा हूं तो हाइड्रोजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन साथ लेकर के जाएगा, तो यहां से हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी काउंटर आयन पे, काउंटर आयन पे हाइड्राइड शिफ्ट यहां पे हो जाएगी। और अगर यहां पे हाइड्राइड शिफ्ट हुई तो क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन ये मूव करके यहां आएंगे और क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। तो यहां पर क्या स्पीसीज बन जाएगी, इसके बावजूद क्या स्पीसीज बन गई, ये आपके पास आ गया CH डबल बॉन्ड CHG प्लस Na पॉजिटिव H नेगेटिव। ये देखिए, अब यहां देखिए जो ग्रोविंग चेन थी उसके एंड पे कार्बन आयन था, ये चेन जिंदा थी, मार दी गई, ये चेन अब मर गई है। कहने का मतलब कि अब यहां रिएक्टिव इंटरमीडिएट नहीं है, ये और मोनोमर को ऐड नहीं करेगा यहां पर। तो यहां पर आपके पास इस तरह से, और जो ऐसे चेन टर्मिनेट होगी उसको हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस टर्मिनेशन। जब कार्बन आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी तो स्पॉन्टेनियस टर्मिनेशन शो कर देंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द एनायनिक पॉलीमराइजेशन। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इनिशिएशन स्टेप, जिसमें हमने बताया कि इनिशिएशन स्टेप दो तरीके से हो सकता है। प्रोपगेशन स्टेप वो आपको एक्सप्लेन किया, प्रोपगेशन स्टेप में मोनोमर यूनिट ऐड होते चले जाएंगे, किसके अंदर, जो चेन ग्रो कर रही है जिसके एंड पे की कार्बन आयन बैठा हुआ उसके अंदर मोनोमेरिक यूनिट ऐड होती चली जाएंगे और एक लंबी जिंदा चेन बना देंगे, एक्टिव पॉलीमेरिक चेन बना देंगे। जिंदा या एक्टिव पॉलीमेरिक चेन का क्या मीनिंग है यहाँ, जिसके एंड पे रिएक्टिव इंटरमीडिएट, इस केस में कार्ब एनायन होगा। और टर्मिनेशन स्टेप में जैसा मैंने बताया कि ये सिंपली ये फॉर्मल टर्मिनेशन पाथ फॉलो नहीं करते, और यहां पर न तो बायोमोलिकुलर टर्मिनेशन हो सकता है इनका। ये देखिए बायोमोलिकुलर टर्मिनेशन में कह रहा हूं, आपने पढ़ा था जहां फ्री रेडिकल टर्मिनेशन आपने किया था, वहां पर देखिए हमने ये बताया था कि चेन ग्रो कर रही है और इसके एंड पे क्या है, इसके एंड पे सपोज यहां आपके पास ये स्पीसीज है, इसके एंड पे फ्री रेडिकल है, दूसरी चेन है वो भी ग्रो कर रही है, इसके एंड पे क्या है, फ्री रेडिकल। तो यहां फ्री रेडिकल दोनों मिले थे और इन्होंने चेन टर्मिनेट कर दी थी, राइट। लेकिन यहां पे जो चेन ग्रो कर रही है उसके एंड पे क्या है, उसके एंड पे है कार्बन आयन। चेन ग्रो कर रही है उसके एंड पे क्या है, कार्बन आयन। ये दोनों आपस में नहीं मिलेंगे, बाईमोलिकुलर टर्मिनेशन नहीं होगा। बाईमोलिकुलर टर्मिनेशन इन्हीं में हो सकता था, फ्री रेडिकल वालों में। यहां बाईमोलिकुलर टर्मिनेशन नहीं होगा क्योंकि इसके एंड पे भी क्या है, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज दैट इज कार्बन आयन। यहां मैंने सी की जगह ए लिखा है आपको समझाने के लिए। और यहां भी क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज कार्बन। तो नेगेटिवली चार्ज कार्बन और नेगेटिवली चार्ज कार्बन एक दूसरे को दूर तो भगा सकते हैं, कभी बॉन्ड नहीं बना सकते, राइट। तो इसलिए बायोमोलिकुलर टर्मिनेशन भी इसमें नहीं होगा। और क्योंकि बहुत प्योर ही हम इसके अंदर रिएजेंट लेकर के चल रहे हैं और इनर्ट एटमॉस्फेयर लेके चल रहे हैं, तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि यहां पर प्रोटॉन का ट्रांसफर सॉल्वेंट से या दूसरी स्पीसीज से होने के चांसेस भी नहीं है। लेकिन ट्रेसेस ऑफ इंप्योरिटीज अगर प्रेजेंट होंगे तो ये टर्मिनेट हो जाएगी, और अगर कंसंट्रेशन कार्बन आयन की ज्यादा हो गई उस केस में भी स्पॉन्टेनियस टर्मिनेशन हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द एनायनिक पॉलीमराइजेशन। अब देखिए इस पे एक दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके चलते हैं हम इस पे। यहां कहा जाता है कि जो पोलर मोनोमर्स होते हैं, पोलर मोनोमर्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द एनायनिक पॉलीमराइजेशन देन नॉन पोलर मोनोमर्स। जैसे इस टाइप से हम कह दें कि आपके पास क्वेश्चन आ गया कि आपके पास मोनोमर है, सपोज हम यहां लेके चलते हैं मिथाइल मैथ एक्राइलेट। ये आपने लिया मिथाइल मैथ एक्राइलेट, दिस इज मिथाइल मैथ एक्राइलेट, ये आपने लिया है। देखिए आपने एक्राइलिक एसिड पढ़ा है CH2 डबल बॉन्ड CHCOH, ये होता है। इसका एस्टर बनाएंगे तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CHCOOR, ये एस्टर बन गया। और यहां H की जगह हमने क्या लिया, मिथाइल ग्रुप। तो दिस इज, ये क्या आपके पास एक्राइलिक, तो ये एक्राइलेट, तो ये क्या हो गया मिथाइल मैथ एक्राइलेट। इसके लिए मिथाइल मैथ एक्राइलेट ये हमने यहां पर लिया है, मिथाइल मैथ एक्राइलेट जो कि मोनोमर है पॉलीमिथाइल मैथ एक्राइलेट का, PMMA का। तो ये मिथाइल मैथ एक्राइलेट आपके पास हो, या हम यहां पर कह दे आपके पास है विनाइल मिथाइल कीटोन, ये आपके पास है, ये विनाइल ग्रुप, ये मिथाइल और ये कीटोन।
ये आपके पास है, या हम यहां पर गए आपके पास है एक और लेके चलते हैं हम, अक्राइलोनाइट्रिल लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड N, अक्राइलोनाइट्रिल है। इसका नाम मिथाइल मैथ एक्राइलेट, इसका नाम क्या लिया हमने, मिथाइल विनाइल कीटोन, और इसका नाम हमने क्या लिया, ये आपके पास आ गया अक्राइलोनाइट्रिल। ये लेके चले, ये मोनोमर है आपके पास, और आपके पास ये वाले मोनोमर हैं CH2 डबल बॉन्ड CH6H5 दैट इज स्टाइरीन, या आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ब्यूटा 1,3 डाइईन। तो ये कहते हैं कि जो ये वाले मोनोमर है मिथाइल मैथ एक्राइलेट या मिथाइल विनाइल कीटोन, मिथाइल अल्फाबेट में पहले आएगा तो कॉमन नेम में मिथाइल को पहले बोलेंगे, मिथाइल विनाइल कीटोन, या आपके पास मिथाइल एक्राइलोनाइट्रिल है, इस कंप्लीट का नाम ही एक्राइलोनाइट्रिल है। ये हम लेकर के चलते, देखिए एक्राइलिक एसिड, थोड़ा सा आपको बता दूं, आपने कॉमन नेम इसका क्या लिया था, CH2 डबल बॉन्ड CHCOH। अगर आपके पास कोई कार्बन की चेन है, उसमें 3 कार्बन है और एक डबल बॉन्ड है, कार्बन 3 है और एक डबल बॉन्ड है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक्राइल, और अगर वहां COH ग्रुप लगा है तो हम यूज करेंगे इक एसिड, और अगर CN लगा हुआ है तो हम यूज करेंगे O नाइट्रिल, कॉमन नेम में आपको बताया जाता है। तो यहां पर देखिए 1 2 3 कार्बन और डबल बॉन्ड है और COH ग्रुप है, तो ये तो क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स एक्राइल, और स्पिक्स क्या यूज करेंगे, इक एसिड, तो इसका नाम क्या बन गया, एक्राइलिक एसिड। और अगर यहां पर CN है तो क्या यूज करेंगे, O नाइट्रिल, और 3 कार्बन और एक डबल बॉन्ड, 3 कार्बन और एक डबल बॉन्ड, ये वाला नहीं कर रहा मैं, इसका जिक्र कर रहा हूं मैं कार्बन चेन में, तो इसके लिए एक्राइल और इसके लिए स्पिक्स क्या लग गई, O नाइट्रिल, तो ये क्या बन गया, एक्राइलोनाइट्रिल, तो इसलिए इसका नाम यहां आ जाएगा एक्राइलोनाइट्रिल। ये कहते हैं कि ये वाले जो मोनोमर्स हैं आपके पास 1 2 3 जैसे मैंने यहां लिखे हैं, ये वाले मोनोमर ज्यादा रिएक्टिव होंगे एज कंपेयर टू दीज मोनोमर्स। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि इन केस में जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनेगा, यानी जो कार्बेनायन बनेगा, दैट कार्बेनायन विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, इनमें कार्बेनायन जल्दी बनेगा। देखिए अगर इसमें हम जिक्र करके चले तो कार्बेनायन कौन सा बनेगा, स्पॉज बेस आपके पास है, न्यूक्लियोफाइल में लिख रहा हूं, ये स्टेप, ये अटैक करेगा इस पे, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां आएंगे, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और यहां न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाएगा, तो यहां क्या बन गया आपके पास, अल्टीमेटली यही बनेगा ना, और यहां ये बॉन्ड हटा दे, इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, ये स्पीसीज बनेगी, यहां क्या बन जाएगी, इसी तरह अटैक होने के बावजूद यहां क्या बन जाएगी, ये न्यूक्लियोफाइल और यहां नेगेटिव चार्ज, इसी तरह इस केस में भी क्या बनेगी, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करे, इस पे नेगेटिव चार्ज, और ये आ गया न्यूक्लियोफाइल, यही बनेगी, यही बनेगा इनिशिएशन स्टेप में। अब यहां जो कार्बेनायन बना है, यहां जो कार्बेनायन बना है, और यहां जो कार्बेनायन बना है, देखिए किसके कंजुगेशन में है नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड के, मल्टीपल बॉन्ड के कंजुगेशन में है, और आपको पता है कि अगर मल्टीपल बॉन्ड के कंजुगेशन में नेगेटिव चार्ज है तो रेजोनेंस होगी, तो यहां क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा ड्यू टू रेजोनेंस, ये यहां और ये यहां, यही होगा। इसी तरह ये वाला नेगेटिव चार्ज भी क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, और ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। और आपको पता है जितनी इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उतनी जल्दी बनेगा। ध्यान रहे, मैंने आपको बार बार मैं बता रहा हूं कि आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं तो कार्बन पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो भी आए तो कौन सा स्टेबल होगा, अगर उस चार्ज को डिमिनिश करने वाली स्पीसीज वहां पर होंगी। तो अगर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है कार्बन पे तो ऐसी स्पीसीज उसके साथ अटैच होनी चाहिए उस पॉजिटिव चार्ज को कम करे। अगर नेगेटिव चार्ज उस पर डेवलप हो रहा है तो ऐसी स्पीसीज उस कार्बन के पास होनी चाहिए उसके नेगेटिव चार्ज को डिमिनिश करे। तो यहां पर देखिए इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज यहां डिस्पर्स हो गया। अगर इसका स्ट्रक्चर आप नेक्स्ट देखते हैं, इसी का मैं बना दूं एक का, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां पर आ गए और ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां पर आ गए। तो यहां जो नेगेटिव चार्ज यहां था यहां ऑक्सीजन तक चला गया, यहां तक डिस्पर्स हो गया इसमें, और ये कार्बेनायन रेजोनेंस
स्टेबलाइज्ड हो गया। एक चीज सिंपल सी याद रखिए, मोर द डिस्पर्सल ऑफ द चार्ज स्टेबलर इज द आयन, स्टेबलर इज द आयन, इजियर इट इज फॉर्म। जितना चार्ज ज्यादा डिस्पर्स होगा उतना ही वो आयन ज्यादा स्टेबल होगा, और जितना स्टेबल होगा उतनी जल्दी बनेगा। तो इस केस में जो आपके पास रिएक्टिव इंटरमीडिएट कार्ब एनायन बन रहे हैं वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बनेंगे, इसलिए ऐसा हो गया। अब ये कहेंगे कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड तो इस केस में भी बन सकते हैं। हाँ हो सकता है इस केस में भी बन जाएंगे, लेकिन यहां देखिए नेगेटिव चार्ज, यहां इस केस में अगर हम देखते हैं तो क्या आएगा आपके पास, ये देखिए ये स्पीसीज बनेगी, यहां सपोज आपके पास न्यूक्लियोफाइल आ गया, यहां अटैक हो गया, और ये वाली स्पीसीज आपके पास बनी है, और इसमें आप ये कह रहे हैं कि ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज। अब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, इसका अटैक यहां दिखा दिया आपने, दिस इज CH2, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहां आएगा और ये यहां आएगा, इस रिंग पे नेगेटिव चार्ज चला जाएगा। अब देखिए यहां जो नेगेटिव चार्ज जा रहा है वो ऑक्सीजन पे जा रहा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, यहां कार्बन पे ही जा रहा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से कम है। और आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज को ज्यादा अकोमोडेट कौन कर सकता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा हो, और यहां कौन अकोमोडेट करने वाला, ऑक्सीजन, यहां भी ऑक्सीजन और यहां नाइट्रोजन। तो यही रीजन है कि जो पोलर मोनोमर्स होते हैं उनमें एनायनिक पॉलीमराइजेशन इनकी बजाय जो कि स्टायरीन या आपके पास ब्यूटा 1,3 डाइन है इसकी बजाय जल्दी होगी। Am I right? और देखिए इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात लेते हैं, इनमें पॉलीमराइजेशन तो जल्दी होगी, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स द एनायनिक पॉलीमराइजेशन, बट पॉलीमराइजेशन ऑफ polar monomer is more complicated as compared to non-polar monomer। जो पोलर मोनोमर्स हैं उनकी पॉलीमराइजेशन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है एज कंपेयर टू नॉन पोलर मोनोमर। रीजन, बिकॉज इन पोलर मोनोमर देयर इज पोलर सब्स्टिट्यूएंट एंड पोलर सब्स्टिट्यूएंट आर मोर प्रोन टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफाइल। देखिए इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास पोलर मोनोमर्स हैं यहां पर साइड रिएक्शंस होने के चांसेस ज्यादा होंगे, यहां पर साइड रिएक्शंस होने के चांसेस ज्यादा आ जाएंगे। क्यों चांसेस ज्यादा होंगे यहां पर साइड रिएक्शंस होने के, क्योंकि यहां पर जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है वो पोलर है और न्यूक्लियोफाइल उस पे भी अटैक कर सकता है, जिससे साइड रिएक्शंस बन जाएंगी, चेन टर्मिनेट हो जाएगी और हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर नहीं बनेंगे बल्कि लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर बनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल यहां पर हम लेके चलते हैं, हम यहां एग्जांपल लेते हैं, सपोज इसी का लेके चलते हैं, मिथाइल मैथ एक्राइलेट का आप लेकर के चलते हैं। मिथाइल मैथ एक्राइलेट आपने लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, ये आप लेके चले हैं। तो यहां पर देखिए ये आपने लिया, यहां लेके चलते हैं हम, सपोज आपने यहां ले लिया अल्काइल लिथियम, लेते हैं हम अल्काइल लिथियम, ये आपने लिया अल्काइल लिथियम जो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा यहां पर। अब यहां क्या होगा, देखिए इसके पास जो हम G कह रहे थे, अगर इसको हम देख के चलते तो यहां पर क्या है, ये वाला जो ग्रुप है आपका दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CCH3 एंड G ये वाला ग्रुप है, यानी पोलर सब्स्टिट्यूएंट आपके पास है यहां पर। तो यहां क्या होगा, अब आपको पता है सिंपल सी बात कि कार्बोनाइल ग्रुप जहां भी आपको दिखाई दे, कार्बोनाइल ग्रुप आपको कहां दिखाई देगा, या तो प्योर कार्बोनाइल में या इम्प्योर में। यहां मैं प्योर कार्बोनाइल कह रहा हूं एल्डिहाइड और कीटोन को, और इम्प्योर कार्बोनाइल में किसको कह रहा हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके डेरिवेटिव्स को, उनमें भी यही ग्रुप होगा। तो ध्यान रहे जहां भी ये ग्रुप दिखाई देगा तो यहां कार्बन जो होगा ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक। क्यों इलेक्ट्रोफिलिक होगा ये कार्बन, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और ये इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां आ जाएंगे और कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाएगा और इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर देगा। तो यहां भी तो यही ग्रुप है। तो यहां पर क्या होगा कि ये मोनोमेरिक चेन आगे बढ़ाएगा, लेकिन इसके साथ ही साइड रिएक्शन होने के क्या चांसेस हैं, एक तो ये रिएक्शन हो जाएगी, ऑब्वियसली कौन सी रिएक्शन हो जाएगी कि यहां पर R नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, इसका अटैक यहां हो जाएगा, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और ये मोनोमर के साथ ऐड होता चला जाएगा। ये तो वो रिएक्शन है जिससे पॉलीमर बनेगा, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द साइड रिएक्शंस। तो साइड रिएक्शन क्या हो जाएंगे इस केस में, जो ये वाला ग्रुप है यहां ये अटैक कर दे। देखिए अगर ये यहां पे आ रहा है
तो यहां इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, सिंपल पॉलीमेरिक चेन चला रहा है जो आप इसमें अब तक पढ़ते आए हैं। लेकिन साइड रिएक्शन के केस में क्या होगा कि यहां पर ये कार्बन भी क्या है, ये कार्बन भी इलेक्ट्रोफिलिक है, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां जाएंगे क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा है, इस पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, उस पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, और ये इलेक्ट्रॉन यहां मूव करके जाएंगे तो यहां से R नेगेटिव का अटैक यहां हो जाएगा, और जब यहां अटैक होगा तो स्पीसीज क्या बनेगी, CH2 डबल बॉन्ड CCS3 CO नेगेटिव, और ये आपके पास आ गया R और ये आ गया OCS3, यही होगा। अब देखिए दिस इज नॉट प्योर कार्बोनाइल कंपाउंड, यहां आप देख रहे हैं ये एल्डिहाइड या कीटोन नहीं है, ये एल्डिहाइड या कीटोन नहीं है, यहां पर हमने लिया ये एस्टर ग्रुप है, यानी एसिड का डेरिवेटिव है। अब एक चीज और ध्यान रखना, अगर प्योर कार्बोनाइल कंपाउंड है तो उनमें भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन पे, इंप्योर में यहां पे कह रहा हूं एसिड और उसके डेरिवेटिव को, वहां भी इस ग्रुप वाले CO ग्रुप वाले कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। लेकिन 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 एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, जबकि यहां न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं बल्कि न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो यहां क्या होगा, ये अब वापिस क्या होगा, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करके यहां आएंगे। अब देखिए ये एडिशन तो कब हो कि यहां पर ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर ले तो एडिशन हो जाएगा, लेकिन H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने से पहले क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां मूव करके आएंगे और यहां से ये निकल जाएगा CH3O नेगेटिव, दिस इज ए गुड लिविंग ग्रुप, यहां से ये निकल जाएगा और यहां क्या स्पीसीज आपके पास बन जाएगी अल्टीमेटली, अगर मैं लिखूं तो यहां आपके पास आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CCH3 और ये आपके पास आ गया C डबल बॉन्ड O और ये आपके पास यहां आ गया R और प्लस क्या निकल जाएगा यहां से निकल गया मिथॉक्साइड और यहां क्या है लिथियम, तो ये बन गया आपके पास लिथियम मिथॉक्साइड, यानी ये आ गया आपके पास CS3 और नेगेटिव Li पॉजिटिव, ये निकल गया। अब यहां पर पहली चीज तो ये कि जो ये आपने लिया था यहां स्टार्टिंग में इनिशिएटर आपने लिया था, दिस इज मोर रिएक्टिव, ये ज्यादा रिएक्टिव है, और जो इसने यहां बनाया है लिथियम मिथॉक्साइड दिस इज लेस रिएक्टिव, ये कंपैरेटिवली कम रिएक्टिव है, पहली बात। दूसरा यहां पर देखिए आपके पास यहां स्टार्टिंग में जो मोनोमर लेके चले थे वो क्या है, वो आपके पास एस्टर है, वो किसमें चला गया, वो आपके पास चला गया अनसैचुरेटेड कीटोन में, अनसैचुरेटेड कीटोन में। तो अब क्या हो गया इस साइड रिएक्शन की वजह से, साइड रिएक्शन की वजह से पहली बात तो ये पॉलीमराइजेशन जो है इसमें पॉलीमराइजेशन रिएक्शन अच्छी होगी एज कंपेयर टू कीटोन, जो यहां आपके पास अनसैचुरेटेड कीटोन बने। तो दिक्कत आ गई ना पॉलीमराइजेशन के अंदर, क्योंकि ये किसमें कन्वर्ट हो गया, एस्टर था और ये किसमें चला गया है अनसैचुरेटेड कीटोन के अंदर, कीटोन में चला गया, तो कीटोन में पॉलीमराइजेशन इसके कंपैरेटिवली कम होगी। दूसरा जो यहां पर आपके पास इनिशिएटर था ये ज्यादा रिएक्टिव था और यहां जो इनिशिएटर बना है ये कम रिएक्टिव बना है। तो जो पोलर मोनोमर होंगे उनमें साइड रिएक्शंस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, चेन टर्मिनेट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो इसलिए वहां रिएक्शन कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एनायनिक पॉलीमराइजेशन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर के चलेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे कि एनायनिक और कैटायनिक पॉलीमराइजेशन में क्या डिफरेंस है। उसके बावजूद फिर हम पढ़ेंगे, एक आपने पढ़ा था फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन और फिर आपने आयनिक पॉलीमराइजेशन, आयनिक पॉलीमराइजेशन में आपने दोनों कैटायनिक और एनायनिक पढ़े हैं। तो एक डिफरेंस हम लेके चलेंगे फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन और आयनिक पॉलीमराइजेशन में।